आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए बच्चों, अभी आपकी बहुत सी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो आपको जो सिलेबस है ना बच्चों, वैसे आपका वही डिप्लोमा का सिलेबस ऑल ओवर इंडिया हमारा फॉलो होता है। तो अभी जो डिप्लोमा का सिलेबस आपका चेंज हो गया था, है ना, तो उसमें बच्चों बहुत ज़्यादा चेंज तो हुआ नहीं था वैसे, है ना। तो लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कराइए, है ना। तो आपका जो देखो जो सिलेबस है बहुत चेंज नहीं हुआ। जैसे फार्माकोथेरेपेटिक्स आपको नया सब्जेक्ट लग रहा है, तो बच्चों के कमेंट से कि मैम फार्माकोथेरेपेटिक्स के क्वेश्चंस लेके आए। तो इस वीडियो में ना फार्माकोथेरेपेटिक्स के क्वेश्चंस लेके आई मैं आप लोगों के लिए, है ना। तो आपके देखो तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम है, बिहार में फार्मासिस्ट का एग्जाम है जिसके आपका एग्जामिनेशन डेट भी मिल गई है ना। बाकी आपका उत्तराखंड में है, पंजाब में भी वैकेंसी आई हुई है बच्चों, राजस्थान में है, डिफरेंट आपके बहुत से अभी सिपाही फार्मासिस्ट का भी आपका एग्जाम है, सभी आपके एग्जामिनेशन होने हैं। तो देखो अभी बच्चों के बहुत से कमेंट्स थे फार्माकोथेरेपेटिक्स के एमसीक्यूज के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, है ना। तो देखो फार्माकोथेरेपेटिक्स ना एक फार्माकोलॉजी की ही एक ब्रांच है ये, ठीक है। तो अब आप फार्माकोलॉजी जब आपने पढ़ा हुआ तो फार्माकोथेरेपेटिक्स तो वैसे मोस्टली उसमें आपका कवर हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी जो है मैं आपको इसके जो है क्वेश्चंस बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगी। तो इस वीडियो में फार्माकोथेरेपेटिक्स के ही क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो ये आपके बिहार के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। आपका तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट है, और ठीक है डिफरेंट जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम बच्चों सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज की वीडियो में देख लेते हैं हमने कैसे क्या क्वेश्चन इंक्लूड करे बच्चों। अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के लिंक है जहाँ पर आप ऐप पे विजिट कर सकते हो बच्चों। वहाँ पर आपके क्रैश कोर्स है, बाकी मॉक टेस्ट है, जिसे मॉक टेस्ट है आप अपने को एनालाइज कर सकते हो, है ना। और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इनकी पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाती है। ओके, देखो अभी क्वेश्चन स्टडी ऑफ थेरेप्यूटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, है ना। तो ड्रग का यूज क्या है, ड्रग का इफेक्ट क्या है, तो उसकी स्टडी को क्या बोलोगे, फार्माकोलॉजी बोलोगे, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स बोलोगे, फार्माकोकाइनेटिक बोलोगे, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो देखो आपका जो थेरेप्यूटिक यूज है, ड्रग का इफेक्ट है, ये आपका फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में ही आता है ना। तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स जो है इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में जो है थेरेप्यूटिक यूज जो है बेसिकली हम ये इसमें देखते हैं ड्रग का। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर। तो देखिए जो अस्थमा होता है ना, ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर दिए जाते हैं, जो क्या करेंगे बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं बच्चों। ये बीटा 2 क्योंकि आपने पढ़ा है बीटा 1 रिसेप्टर जो है हमारे हार्ट में होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर हमारे कहाँ होते हैं, लंग्स में, जो होते हैं ब्रोंको डायलेशन कराते हैं ना, ठीक है। तो आपके जो ब्रोंकोडायलेटर है वो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। इसमें से कह रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग का नाम पूछा हुआ है आपसे, है ना। तो देखो आपके इसमें से देखो साल्बुटामोल जो है तो शॉर्ट एक्टिंग, ये भी आपका जो है ब्रोंकोडायलेटर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, आपका साल्बुटामोल शॉर्ट एक्टिंग होता है, और साल्मेटिरोल जो आपको दिया है यहाँ पर ये आपका लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर में साल्मेटिरोल फॉर्मेटिरोल लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, साल्बुटामोल टर्बिटालिन शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, है ना। सोटालोल जो है ये ब्रोंकोडायलेटर में नहीं आएगा। बाकी मोन्टेल्यूकास, जारफिल्यूकास, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, ये भी आपके ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करे जाते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर की बात थी तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, साल्मेटिरोल। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट एक्सेप्ट। तो बीटा 2 एगोनिस्ट हैं सारे के सारे, एक को छोड़ के साल्ब्यूटामोल होता है बीटा 2 एगोनिस्ट, टर्ब्यूटालिन फॉर्मोटिरोल होता है, ये आपके बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंको डायलेशन कराएंगे। लेकिन आपका जो आइसोप्रिनालिन होता है ना बच्चों, ये बीटा 2 जो है एगोनिस्ट नहीं होता। ओके, तो ये आपका बीटा 2 एगोनिस्ट में आ गया साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन और फॉर्मोटिरोल हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज कौन सी है, कैंसर होता है भाई, नहीं कैंसर तो नहीं होता, अस्थमा होता है, डायबिटीज नन। तो हमारा जो अस्थमा होता है ना बच्चों, अस्थमा ये क्या क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सीएनएस का डिसऑर्डर नहीं है ना। सीएनएस का डिसऑर्डर कौन सा नहीं है बताओ, एपिलेप्सी बिल्कुल होता है जिसमें सीजर्स आते हैं एपिलेप्सी में ना। पार्किंसंस डिजीज, तो इसमें आपका डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का इम्बैलेंस हो जाता है ना। तो वो पार्किंसन ये भी आपका सीएनएस डिसऑर्डर है। माइग्रेन ये भी आपका सीएनएस डिसऑर्डर में आता है, इसमें पल्सेटिंग हेडेक होता है। ओके, तो बाकी अंजिना बच्चों हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में पढ़ेंगे अंजिना को, है ना।
तो यहाँ पर CNS में नहीं आएगा। नेक्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज इज ट्रीटेड बाय, देखो टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस और टाइप 1, और टाइप 2 जो होता है बच्चों वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है। तो टाइप 1 को देखो, टाइप 2 को ट्रीट करने के लिए तो आपने क्या पढ़े है, जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हो ना, वो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस को ट्रीट करने के लिए यूज करे जाते हैं, है ना। तो टाइप 1 को आपको ट्रीट करने के लिए इंसुलिन देते हैं बच्चों, इंसुलिन की प्रेपरेशन आते हैं ना, तो इंसुलिन को ओरली दे नहीं सकते, है ना। देखो इंसुलिन हमारा डायबिटीज के लिए बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि क्या करता है बच्चों, ग्लूकोज को कम कराने, ग्लूकोज को कम करा देगा, लेकिन ना इंसुलिन को ना बच्चों ओरली नहीं दे सकते, है ना। इंसुलिन हमारा एक क्या है, अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ प्रोटीन है, तो स्टमक में जाके भाई ये डिग्रेड हो जाएगा, तो इसको ना ओरली नहीं दे सकते। तो इसलिए ना इंसुलिन को आप पढ़ते हो सबक्यूटेनियस रूट से इंसुलिन दिया जाता है। तो इसलिए क्या है, हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, ओरल हाइपोग्लाइस मतलब ओरली लोगे तो ये हाइपोग्लाइसेमिया करा रहे हैं, नाम से पता करो, है ना। तो इनको टाइप 2 डायबिटीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन ही यूज़ करना होता है, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या यूज़ करोगे, बाइगोनेट्स नहीं करोगे बच्चों, इंसुलिन की प्रेपरेशन होती है, सल्फोनायूरियाज भी नहीं करने, है ना। इंसुलिन की प्रेपरेशन आप पढ़ते हो, रैपिड एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो है ना, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, सारी इंसुलिन की प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो मैं एक बार बता दूं आपको, रैपिड एक्टिंग में तो आपका लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन होता है ना। रैपिड एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है ना। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन आता है, और आपके जो लॉन्ग एक्टिंग में डैटिमर, डीग्लूडैक और ग्लार्गिन, प्रोटामिन, जिंक इंसुलिन भी आता है। इंटरमीडिएट में NPH इंसुलिन आता है। तो ये सारे इंसुलिन की प्रेपरेशन है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज, नहीं बच्चों देखो इसमें जो है आपका, आप डिजीज के बारे में ना आपके को, जैसे आप ये पढ़ लेते हो डिजीज के बारे में, हम कहाँ पढ़ लेते हैं, हमारा जो अभी सोशल फार्मेसी जो है आपका, है ना, तो उसमें आप पढ़ लेते हो। बाकी इसमें भी आपकी इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो आपके इसमें आती हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स में भी ये दिया हुआ आपको सिलेबस में, ओके। तो डिजीज़ का भी सारा आपका इसमें आ जाएगा। तो बैक्टीरियल में देखो आपका प्लेग जो है, इसका कोच ऑर्गेनिज्म यर्सीनिया पेस्टिस होता है या पार्चुरल पेस्टिस होता है, तो बैक्टीरियल डिजीज होता है। टाइफॉइड भी बैक्टीरियल डिजीज, साल्मोनेला टाइफॉइड कोज कराता है। कैटरैक्ट ना बच्चों ये आपका बैक्टीरियल डिजीज नहीं होता, है ना, कैटरैक्ट। बाकी कोलेरा जो है, विब्रियो कोलेरा कोज कराता है, तो ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार का 2018 में, बिहार में एग्जाम 2018 में हुआ था बच्चों, उसमें पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग इज मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जिसमें आपके मसल्स, जॉइंट्स अफेक्ट होंगे ना, मूवमेंट पे फर्क पड़ेगा, ऐसे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, है ना, कौन सा है। तो रूमेटॉइड RA मतलब क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एपिलेप्सिस, कर्वी या नन। तो ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है ना बच्चों, ये हमारा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में आता है, ओके। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हेल्थ कंडीशन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद एन ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स दैट अफेक्ट द जॉइंट। ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स दैट अफेक्ट जॉइंट को अफेक्ट कर रहा है, ऑफन लीड्स टू जॉइंट में पेन होने लग जाएगा, स्वेलिंग, जॉइंट की जगह पे स्वेलिंग हो जाएगी, एंड डिफॉर्मिटीज हो जाएगी। तो किस में देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें, बताओ। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, डायबिटीज में, एपिलेप्सी। तो बिल्कुल सिंपल, आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस में तो होता है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, जिसमें जॉइंट, मसल आपके जो है ना, बोन्स, ये सब अफेक्ट होंगी। तो ये जो है आपका कौन सा हेल्थ कंडीशन प्राइमरली एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून डिजीज है बच्चों, ये दैट अफेक्ट जॉइंट, ऑफन लीड्स टू जॉइंट पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटीज। नेक्स्ट है फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वाज पब्लिश्ड बाय WHO इन, है ना। तो जो WHO ने फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट जो पब्लिश करी थी ना WHO ने, वो कब करी थी, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है बच्चों। देखो रिसेंटली बना हुआ क्वेश्चन, तो 1977 आप याद रखना, 1977, 1977 आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। WHO ने पब्लिश द फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 1977 में। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन वाज पब्लिश बाय WHO इन द ईयर। अब चिल्ड्रन के लिए कब पब्लिश कर रहे थे बच्चों, ये और बता दो, है ना। तो हमने देख लिया 1977 में फर्स्ट जो इसेंशियल लिस्ट पब्लिश करी थी, और जो चिल्ड्रन के लिए जो पब्लिश करी थी ना, वो पब्लिश करी थी हमारे 2007 में, 2007 में, ओके। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ रेफरिंग टू द स्पेसिफिक यूज ऑफ ड्रग, है ना। वो कंसेप्ट ऑफ रेफरिंग टू द स्पेसिफिक ड्रग का जो स्पेसिफिक यूज फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोज और क्योर, तो इसे क्या कहोगे, ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्पोजिशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन होता, ये ड्रग का इंडिकेशन होता है, ड्रग इंडिकेशन। नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में कौन सा आता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो होती है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज या बोथ, या डायबिटीज मेलिटस। तो आपका जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है ना बच्चों, इसमें आपके दोनों आएंगी, एक तो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आता है, ये क्रोन डिजीज भी आता है, ओके। नहीं वूपिंग कफ इज कोज्ड बाय विच माइकोबैक्टीरियम, विच बैक्टीरियम। तो वूपिंग कफ जो होता है, इसको पर्टूसिस भी हमने कहा है, क्या बोलते हैं उसको, पर्टूसिस भी बोलते हो। इसका कोस्ट
ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बोर्डेटेला पर्टूसिस, याद रखते हो बोर्डेटेला पर्टूसिस होता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थीरिया कट थ्रू। तो डिप्थीरिया जो होता है बच्चों आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज में डिप्थीरिया आता है। तो डिप्थीरिया का जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, मॉस्किटो बाइट से हमारा मलेरिया पड़ते हैं हमें ना, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट से जो है मलेरिया ट्रांसमिट होता है। बाकी आपका डेंगू है ना, ये भी आपका मॉस्किटो की बाइट से ट्रांसमिट होता है। जीका पड़ते, एक जीका होता है, जीका डिजीज है ना। फिर आपका जो है कफ या स्नीज से इन्फेक्टेड पीपल के बॉडी फ्लूइड से या फीकल ओरल रूट से। तो डिप्थीरिया जो होता है ये ट्रांसमिट होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, ऑप्शन बी हो जाएगा कफ और स्नीज। नेक्स्ट इन एन इमरजेंसी व्हाट इज द फास्टेस्ट स्टेप इन ट्रीटिंग शोक, है ना। शोक में जो शोक होता है ना उसमें इमरजेंसी में फर्स्ट स्टेप क्या है, शोक को ट्रीट करो तो फर्स्ट सबसे पहले इमरजेंसी में फर्स्ट स्टेप क्या है, एडमिनिस्टर करोगे मेडिकेशन को, एंश्योर पेशेंट इज लाइंग डाउन, एलिवेट द लेग, ये बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। पेशेंट को लेटा दो और उसके लेग को एलिवेट कर दो, ये बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट स्टेप इमरजेंसी के केस में। अप्लाई कोल्ड कंप्रेस, अप्लाई स्प्लिन टू द अफेक्टेड एरिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग ड्रामेटिकली अफेक्ट परसेप्शन, इमोशंस एंड मेंटल प्रोसेस को, स्टिमुलेंट, हालुसिनोजेंस, डिप्रेसेंट, नार्कोटिक एनालिसिस। तो ये आपके हालुसिनोजेंस होते हैं। नेक्स्ट है रेबीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन प्राइमरी। तो रेबीज जो होता है ना बच्चों, रेबीज पढ़ते हो ना आप, डॉग के बाइट से होता है। तो ये ट्रांसमिट होता है जब डॉग बाइट करता है तो उसको सलाइवा जो होता है ना उसकी उससे ट्रांसमिट होता है। तो ये है सलाइवा फ्रॉम द एनिमल बाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थमा इज कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट एपिसोड। तो अस्थमा में क्या होता है बच्चों, अस्थमा में जो है हमारा वीजिंग होगा, मतलब कि जब सांस लेते हैं ना तो एक अजीब सी ऐसे साउंड आएगी, है ना। चेस्ट टाइटनेस होती है, बिल्कुल कफिंग, इसमें सारे सिम्टम्स आपके अस्थमा के दे रखे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अस्थमा बच्चों क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, है ना। तो इसमें आपका वीजिंग होता है ना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब कि बहुत, मतलब कि छोटी छोटी ब्रीथ और बहुत ज़्यादा तेज़ी से, है ना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग, ये सारे सिम्टम्स आपके अस्थमा के हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू लोअर ब्लड प्रेशर। ऐसे कौन से ड्रग है जो बीपी को लो कराएंगे, रिलैक्स कराएंगे ब्लड वेसल्स को। एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एनालिसिस, एंटी हाइपरटेंसिव। तो ये आपके एंटी हाइपरटेंसिव होता है, जो हाइपरटेंशन होता है, बीपी ज़्यादा हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए आपके एंटी हाइपरटेंसिव दिए जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को लो करा देते हैं, रिलैक्स कराते हैं ब्लड वेसल्स को। ओके, तो इसका ऑप्शन 4 हो गया एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में अभी मैं इसमें इतने ही क्वेश्चंस लेके आई थी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी अपकमिंग वीडियोस में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।